हेलो हेलो हाँ यस हाँ जी। भाइयों और भाइयों वेरी वेलकम। चालू करते हैं पीजीबीपी, आपका फेवरेट टॉपिक। फास्ट ट्रैक ऑलरेडी चालू है, आई एम श्योर आप देख रहे होंगे। फास्ट ट्रैक के अंदर में हमने पीजीबीपी में सबसे पहला सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 28। सेक्शन 28 वाज चार्जिंग सेक्शन, क्या तुम्हें याद है? यस तो सेक्शन 28 आपका हमने कंप्लीट किया था, चार्जिंग सेक्शन था। हमें लिस्ट बता रहा था कौन कौन से आइटम पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल है। यस इसी से रिलेटेड हम टीडीएस का एक सेक्शन भी पढ़ के आ गए थे 194R। ठीक है, सो हमने दूसरी चीज पढ़ी 194R। तीसरी चीज हमने पढ़ी सेक्शन 30 सेक्शन 31। सेक्शन 30 एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है। किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, इसका डिडक्शन मिलेगा। यस और नो? कैपिटल रिपेयर्स का मिलेगा? यही प्लांट एंड मशीनरी के लिए कैपिटल रिपेयर्स नहीं मिलने वाला, बाकी रेंट टैक्सेस एटसेट्रा ये मिलेंगे। फिर हमने बात करी थी सेक्शन एनीबडी 35 CCA। अगर आप डोनेशन देते हैं फॉर रूरल डेवलपमेंट या फिर नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड को 100% अलाउड एज डिडक्शन, पर अगर आपका पीजीबीपी इनकम नहीं है तो फिर 80GGA के अंदर में कवर होगा। बोलो हाँ। क्या यहां तक के हमने कंप्लीट किया था? हमने 5 सेक्शन ही कल पीजीबीपी में पढ़े थे। तो अगर आज आप पीजीबीपी में ज्वाइन करने वाले हैं तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। आज हम स्ट्रेट नेक्स्ट सेक्शन उठाने जा रहे हैं, राइट? आपका डेप्रीसिएशन। सो एवरीबॉडी प्लीज कम टू डेप्रीसिएशन, पृष्ठ क्रमांक 7, दैट इज पेज नंबर 7। आ जाओ जल्दी से। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं डेप्रीसिएशन में गड़बड़ क्या होती है? आई एम श्योर आप लोगों ने डेप्रीसिएशन सॉल्व किया होगा। प्रभु डेप्रीसिएशन में गड़बड़ क्या होती है मेरे बच्चा, ये बता। पहला क्या नहीं समझ में आता? डेट्स। दूसरा क्या नहीं समझ में आता? रेट्स। पहले डेट्स और डेट्स के बाद उनके रेट्स, और अरे नहीं हाँ, और क्या गड़बड़ होती है? वो कब एडिशनल लेना कब नहीं लेना, ये तीसरी गड़बड़ है जो होती है। चौथा कैलकुलेटिंग द WDV, क्योंकि WDV गलत हो जाने पे आपका डेप्रीसिएशन क्या हो जाता? गलत। बराबर है। अब चलिए मैं आपको कुछ सबसे पहले फटाफट पॉइंट्स बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट्स एंड डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स वेगवेगड़े है, अलग अलग है। तो सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट्स एंड डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये एक डिफरेंस आप मेरे साथ सबसे पहले बनाएंगे। डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट्स नॉट मैंडेटरी, आप चार्ज करते हो ये अलग बात है, पर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि डेप्रीसिएशन जो वहां पे चार्ज किया जाता है इट्स एज पर दी ओनर्स एस्टिमेशन, एज पर दी ओनर्स एस्टिमेशन। अब ओनर के एस्टिमेशन के हिसाब से आप उसको हर साल चार्ज करोगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है पहले ही साल में आपने 100% क्लेम कर लिया हो। यस, बट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ये क्या है बेटा? मैंडेटरी। ऐसा कौन कहता है? एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 32। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 32 कहता है भैया चाहो न चाहो पर ये हो ही जाएगा। क्या? डेप्रीसिएशन। तो तुम्हारी इच्छा हो नहीं हो डेप्रीसिएशन होगा। नो रेट्स मेंशन, यहां पे कोई रेट्स मेंशन नहीं है। अगर आपने अकाउंट्स में देखा होगा आपको हमेशा प्रॉब्लम के साथ बताया जाता था कि डेप्रीसिएशन का रेट क्या है, लेकिन डेप्रीसिएशन का कोई फिक्स रेट वहां पे नहीं है, पर यहां पे रेट्स दिए हुए हैं। यहां पे क्या किए हुए हैं? रेट्स दिए हैं। चलिए मोटे मोटे तौर पे जो रेट्स आपको याद रखने हैं, ये पेज बिल्कुल छोड़ दो जिस पेज पे आप लिख रहे हो, नेक्स्ट पेज पे जाओ। मोटे मोटे तौर पे आपको 4 चीजों के रेट्स पता होने चाहिए, दैट इज 4 ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक है आपका ब्लॉक नंबर 1, दैट इज बिल्डिंग। पहला ब्लॉक है आपका क्या बेटा? बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर ऑफिस बिल्डिंग है तो 10%, यही अगर स्टाफ क्वार्टर्स है, यही अगर स्टाफ क्वार्टर्स है तो वो कितना परसेंट बेटा? 5%। यही अगर टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है, कैसा है बेटा? टेम्पररी स्ट्रक्चर है, तो ये कितना परसेंट बेटा? 100%। 100% या 40%? एनीवन?
टेम्पररी स्ट्रक्चर को 100% से कहां शिफ्ट कर दिया गया था, 40%. सो दिस विल नॉट बी 100% नाउ. अगर आप में से कोई ओल्ड स्टूडेंट होगा, प्लीज मेक श्योर नाउ दिस इज 40%. क्लियर है? दूसरा ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 2, फर्नीचर एंड फिक्सचर. दूसरा ब्लॉक है फर्नीचर एंड फिक्सचर. कितना परसेंट आता है बेटा? 10%. तीसरा ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 3, वो है इंटेंजिबल. इंटेंजिबल के ऊपर कितना परसेंट है बेटा? 25. याद होगा मेरा बच्चा आपको, तो हम जब कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 50B वाला, उसमें पेटेंट्स पे हमने डायरेक्ट 25% ले लिया था. दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हियर. यस. एंड चौथा और सबसे जरूरी ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 4, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट है 15%. मतलब कुछ ना समझे तो 15%, कुछ ना समझ आए 15%. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%. बुक्स इज अ प्लांट एंड मशीनरी 40%. बुक्स इज अ प्लांट एंड मशीनरी. इस पे भी कितना लिया जाता है बेटा? 40%. समझ में आ रही बात? चलिए आइए, मेजरली जो आपको याद रखने हैं वो ये 4 है. एक बार फिर से खुद से रीड करो, एक बार खुद से रीड करो फटाक से. मेजरली बस इतने रेट याद रखो, प्रॉब्लम जो आएगा आपको इसी पे आएगा. खुद से रीड करो, चलो फटाफट. लाइव है? डन. चलो. सो पहला, डिप्रीसिएशन इधर मैंडेटरी नहीं था, इधर मैंडेटरी. यहां कोई रेट्स नहीं लिखे, यहां रेट्स लिखे. यहां रेट्स क्या लिखे हुए हैं? एवरीबॉडी याद करके बताओ जल्दी से, रटना ही है. बिल्डिंग पे 10%. अगर आपको सीधा सिर्फ बिल्डिंग दी है 10%, खत्म. फिर ये स्टाफ क्वार्टर्स एंड टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं सोचना, अनलेस एंड अनटिल गिवन. सो बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 10%. यस, यानी बिल्डिंग में लगने वाले फर्नीचर भी 10%. ठीक है. तीसरा, इंटेंजिबल्स 25% एंड प्लांट एंड मशीनरी 15. कंप्यूटर 40, बुक्स 40. ठीक है, ये याद रखना. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटेंजिबल में एक्सक्लूड होगा एक चीज, दैट इज गुडविल. यस, गुडविल के ऊपर अब डेप्रीसिएशन मिलता नहीं. तो याद रखने वाला पॉइंट, नो डेप्रीसिएशन ऑन गुडविल. नो डेप्रीसिएशन ऑन गुडविल. गुडविल पे अब कोई डेप्रीसिएशन मिलने वाला नहीं है. डन है बेटा? आ जाओ. यहां पे डेप्रीसिएशन सिर्फ ओनर्स ले सकता है. यहां पे ओनर इंक्लूड beneficial owner also. Owner includes beneficial owner also. रेट्स के नीचे डेप्रीसिएशन अवेलेबल टू. डेप्रीसिएशन अवेलेबल टू, पहला जनरली कौन बेटा? ओनर. दूसरा, एचपी के केस में हायर परचेसर. लीज के केस में लेसॉर. चाहे ये ऑपरेटिंग लीज हो, चाहे ये फाइनेंशियल लीज हो, लीज कोई भी हो, लेसॉर. तो जनरली डेप्रीसिएशन लेगा कौन? ओनर. एचपी के केस में हायर परचेसर, लीज के केस में लेसॉर. डन. सर, डेप्रीसिएशन ऑन इंडिविजुअल असेट. यहां पे अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन जो होता है वो इंडिविजुअल असेट्स पे होता है. याद कीजिए, आप अकाउंट्स में जब फाइनल अकाउंट्स बनाते रहते, बिल्डिंग फिर डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी फिर डेप्रीसिएशन, एंड एक एक असेट्स करके आप डेप्रीसिएशन रेट माइनस करते हो. लेकिन मेरा बच्चा इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है. इनकम टैक्स में हम डेप्रीसिएशन किस पे लेते? ब्लॉक ऑफ द एसेट्स पे. किस पे लेते बेटा? ब्लॉक ऑफ द एसेट्स पे. अब ब्लॉक कैसे निकाला जाता है? ब्लॉक का मतलब क्या होता है?
देखिए ब्लॉक में मेजरली दो ब्लॉक्स है, एक है टैंजिबल, दूसरा है इनटैंजिबल। ब्लॉक में मेजरली दो चीजें हैं, एक है टैंजिबल, दूसरा है इनटैंजिबल, राइट। टैंजिबल के अंदर में क्या क्या आता है भाई जी? बिल्डिंग आता है, अरे ला बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन रेट। दूसरा आता है फर्नीचर, फर्नीचर पे। तीसरा आता है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे 15, कंप्यूटर पे, बुक्स, एनुअल बुक्स, बुक्स किसी भी प्रकार की 40, नाम कुछ भी बदल के दे त्याच्याशी आपल्याला काही घेणं देणं। इंटैंजिबल्स पे कितना परसेंट बोलो? 25, बट इंटेंजिबल एक्सक्लूड्स गुडविल, तो गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। गुडविल छोड़ के हर तरह के इंटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डन। चलिए, तो यहां पे हम कभी भी इंडिविजुअल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, ऐसे सारे एसेट जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होगा उन सबको मिलाएंगे, उन पे एक साथ डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पे जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन इज ऑन कॉस्ट, यहां पे एक्चुअल कॉस्ट इज कंसिडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43(1). यहां पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्चुअल कॉस्ट पे होता है। सर आप ये पूछेंगे एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या? थोड़े सा आसान शब्दों में समझाता हूं। याद कीजिए जब आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन करते रहते थे तो आपके जो भी टीचर रहे होंगे अकाउंट्स के, वो आपको कहते थे कि भैया डेप्रिसिएशन काय पे लगता है? कॉस्ट पे। कॉस्ट मतलब क्या? अप टू द डोर जितने कॉस्ट है उतने। ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई कॉमन पार्लेंस में समझने के लिए। डेफिनेशन सही है, पर इनकम टैक्स में इस डेफिनेशन को और थोड़ा सा क्लियर किया गया है। कैसे क्लियर किया गया? क्या सिर्फ गेट तक के आने तक की कॉस्ट कंसिडर की जाएगी? गलत। पूछो क्यों? इंस्टॉलेशन, अभी जैसे एसी हुआ, राइट, एसी मेरे डोर तक क्या आ गया? खरीदने का कॉस्ट लगा, जीएसटी लगा, लोडिंग अनलोडिंग लगा, बराबर है। लेकिन उसके अलावा इंस्टॉलेशन के 1800 रुपए अलग से लगते, वो भी तो पार्ट ऑफ कॉस्ट हुआ ना। तो यहां बस उसको क्लियर किया गया है कि कौन सी चीज लेते वक्त क्या लगेगा। दूसरी चीज, मान लीजिए मैंने 25,000 रुपए का एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, इसके ऊपर 5,000 रुपए मेरे को क्या मिलने वाला है? गवर्नमेंट से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला है, या 5,000 रुपए का मुझे इनपुट क्रेडिट मिलने वाला है अंडर जीएसटी। सुना सुना सा लगता है ना? इनपुट क्रेडिट, अगर कोई असेट परचेज किया है जीएसटी पेबल के अगेंस्ट में जीएसटी का इनपुट क्रेडिट माइनस कर सकते। हालांकि ये असेट अगर पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका इनपुट क्रेडिट मिलता नहीं। चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट याद आया कुछ? हाँ, अभी यहां पे ये मत बोल देना सर जीएसटी का भी आप ही ले लो, ना सुनो। तो वहां पे आपको क्या किया गया है? वहां पे बेटा आपको क्लियर कट नहीं बताया है, वहां पे एक जनरल डेफिनेशन दिया है टू विच कॉमन पार्लेंस इज राइट, कि भैया अप टू द गेट या अप टू द पुट टू यूज तक के जितने भी कॉस्ट है, बराबर है। अब हमने अगर कोई एसेट लिया लेट्स से 25,000 का और 5,000 का हमें इनपुट मिलने वाला है, तो टेक्निकली अकाउंट्स के हिसाब से तो तुमने 25 कॉस्ट रख दी, पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपका 25 कॉस्ट होना चाहिए या सिर्फ 20 होना चाहिए? 20, क्योंकि 5,000 का आपको इनपुट क्रेडिट भी मिल गया। तो ऐसा नहीं होगा ना कि यहां पे कॉस्ट भी 25 कर दोगे और वहां पे इनपुट भी 5 का ले लोगे। तो यहां पे वो चीज क्लियर की गई है कि एक्चुअल कॉस्ट मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, और वो चीज 43(1) में लिखी है। मात्र 13 एक्सप्लेनेशन है। कितने? बहुत सिंपली 13 एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ने। डेप्रिसिएशन इज ऑन एसेट, यहां डेप्रिसिएशन is on the WDV of block of asset. Depreciation is on the WDV of the block of asset. आज के लिए बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जितने ऑनलाइन है, कल के लेक्चर के अंदर में बहुत ज्यादा लैग्स आए थे। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो प्लीज आप कमेंट करते रहिए। कुछ तो जो 8-10 लोग हैं वो कुछ कमेंट करते रहिए, सो दैट मेरे को पता रहे, क्योंकि बार बार मेरे को ये इधर देखना पड़ रहा है। तो आप सिर्फ कमेंट करते रहिए कि आपका सब स्ट्रीमिंग सही चल रहा है कि नहीं। सो डेप्रिसिएशन इज ऑन द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट, यानी हम सिर्फ ब्लॉक नहीं कंसिडर करते, हम क्या करते हैं? WDV कंसिडर करते हैं उस ब्लॉक का। अच्छा जी,
अब आप ये पूछेंगे कि सर WDV कैसे निकाला जाता है, पूछो ना, पूछ लो भाई जी, WDV कैसे निकाला जाता है। सर बड़े आसान से, बड़े आसानी से निकाला जाता है। देखिए WDV मतलब अपने सिंपल, आपके मेरे गावरानी शब्दों में जो बैलेंस बच गया वो, बराबर है। सपोज कर लीजिए वो बच्चों वाला सीक्वेंस जो हम बचपन से पढ़ते थे, बेटा आपके पास 2 आम है, आपने 10 आम खरीदे, टोटल कितने हुए 12, 12 में से 10 आम तुमने और तुम्हारे घर वालों ने खा लिए, बचे कितने 2, ये जो 2 बच गए ये रिमेनिंग कॉस्ट हो गया WDV का। सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, बस इंग्लिश वाले शब्दों में लिखा है। सबसे पहले आपके पास कितने आम थे को कहा जाएगा ओपनिंग WDV। क्या कहा जाएगा बोल बेटा, ओपनिंग WDV। फिर पप्पा ने कुछ आम खरीद के लेके आए, गर्मी का सीजन है, आम की बारी है, आम रस खाएंगे भाई साहब। परचेसेस दैट इज एक्चुअल कॉस्ट हम ऐड कर देंगे। इसमें से हो सकता है साल भर में कुछ सेल हुए हों, डिस्कार्ड हुए हों, यस, सेल, डिस्कार्ड, डिमोलिश करके कुछ पैसा आया हो। फॉर एग्जाम्पल असेट को बेच दिया, पैसा आया, डिस्कार्ड कर दिया, डिमोलिश कर दिया और उसके बदले में पैसा आया। सर असेट को डिस्ट्रॉय करके कैसे पैसा आता? ए बंगार वाले को आपने दे दिया। किसको दे दिया आपने? बंगार वाले को दे दिया आपने। बंगार वाले को फ्री में दोगे क्या बेटा? नहीं, उसके बदले में अगर कुछ पैसा आया है तो आपको क्या करना है? माइनस। ए लोहा, लोखंड, टिन टप्पर आपका भाई साहब, अगर आपका कुछ लोहा, लोखंड, टिन टप्पर कुछ भी देकर के अगर कुछ अमाउंट आया होगा, आप क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। ऐसा ना हो। तो जो बच गया, ये क्या बच गया आपका? क्लोजिंग WDV। इतना सिंपल है। अब इसको सीधा खड़ा कर दो या लेटा दो, बात तो एक ही है। आई मीन टू से इस फॉर्मेट को आपने सीधा तो बनाया ही है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो अगर नंबर ऑफ असेट ज्यादा हुए तो। सी एक तरीका है ये फॉर्मेट यूज कर, 1 या 2 असेट हुए तो मैक्स, बराबर है। 1 से ज्यादा असेट हुए, बहुत सारे असेट है, तो ये फॉर्मूला यूज कर दे जहां पे तू इस तरह से ओपनिंग करेगा, यहां पे परचेज करेगा, यहां पे सेल करेगा, यहां क्लोजिंग लेके आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मेट को खड़ा रखना है या सुलाना है, ये तेरे ऊपर है। चलिए यहां तक के एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन मैंडेटरी नहीं है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, इनकम टैक्स में डेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखे हुए है, या ओनर के साथ साथ बेनिफिशियल ओनर को भी क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है। आवाज निकालू। इंडिविजुअल असेट या ब्लॉक ऑफ असेट? ब्लॉक ऑफ असेट एक्चुअल कॉस्ट पे मिलेगा। कैसे बेटा? एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट यहां निकालनी पड़ेगी, निकली भी मिलेगी नहीं, एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है। हां, हम डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे बेटा? WDV ऑफ द ब्लॉक। WDV कैसे निकलता है वो समझ में आ गया? अकाउंट्स में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपने जब अकाउंट्स पढ़ा तो भाई साहब आपने कभी एडिशनल डेप्रिसिएशन नाम की कोई कंसेप्ट नहीं सुनी। पर इनकम टैक्स में दिल मांगे मोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स में ये दिल मांगे मोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। जी हां भाई और बहनों, आपके शहर में खास आप ही के लिए क्या मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आपको धारा पढ़नी पड़ेगी 32(1)(2)(a। जी हां दोस्तों, एक और चीज, अकाउंट्स में आपने कभी भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नाम का कोई चीज नहीं सुना। अगर किसी दिन इनकम से ज्यादा तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो जाता तो भी अकाउंट्स में तुम तो लॉस ही लेके आ जाते थे। तो का तू, अरे तेरे इनकम से ज्यादा कभी डेप्रिसिएशन हो जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जो इनिशियल ईयर्स ऑफ बिजनेस होगा, जहां पे इनकम कम और डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। अब ऐसे केस में तेरे को जो दिखेगा अकाउंट्स में, तो तू इसको बिजनेस लॉस ही कहेगा, लेकिन यह बिजनेस लॉस इनकम टैक्स में अपना नाम बदल लेता है। यह बिजनेस लॉस इनकम टैक्स में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और इस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड। आप क्या कर सकते हो?
कैरी फॉरवर्ड, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में नहीं है, पर यहां हमने दिया है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? यस और नो? सो अकाउंट्स में आपको अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में आपको अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन का भी हम बेनिफिट देंगे, और ऐसा करने के लिए हमने यहां पे विशेष प्रावधान रखी है 32(2). बराबर? तो 32(2) अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन भी हम लोगों ने क्या किया है, रखा है, राइट? अब आप ये पूछेंगे कि सर हाउ अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन वर्क? अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन धारा 32(2), बराबर है? अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन मतलब ऐसा डिप्रिसिएशन जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाया अगेंस्ट द प्रॉफिट। अकाउंट्स के हिसाब से ये कुछ नहीं है, इनकम के अगेंस्ट में अगर डिप्रिसिएशन ज्यादा है तो हम उस लॉस को क्या कह रहे हैं, अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। ये अकाउंट्स के हिसाब से हो गया। इनकम टैक्स में ये अपना नाम बदल देता है, भेष बदल देता है, व्यवहार बदल देता है। अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। सो इफ एसएससी, कैसे सी, एसएससी कैन नॉट absorb the whole depreciation, unabsorbed depreciation arised, unabsorbed depreciation मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है unab depreciation के नाम से। unabsorbed depreciation first set off against, बोलो बेटा, पीजीबीपी इनकम, सेकेंड अगेंस्ट एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। सर ऐसा क्यों? याद करके देखो, वो पुरानी यादें जहां आपको पता था बिजनेस लॉस सैलरी के अगेंस्ट में सेट ऑफ होता नहीं है, तो अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन भी नहीं होता। Unabsorbed depreciation can be carried forward for unlimited period. Unabsorbed depreciation कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, मतलब इसका कोई रोक टोक ही नहीं, ये चलते जाएगा बार बार, लगातार, हर बार, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। तो इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बिंदास चलता रहेगा, रुकने का काम नहीं, इस गाड़ी को ब्रेक नहीं। अच्छा सुनिए भाई जी, एक और पॉइंट है, हम जब भी कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आपको तो याद ही होगा लॉस रिटर्न भरना जरूरी है। अगर हमें लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमें लॉस रिटर्न करना जरूरी है, हाँ क्यों नहीं बोलते तुम? हाँ ना? अब मैं तुम्हें बता दूं, unabsorbed depreciation can be carried forward even if return of loss is not filed. unabsorbed depreciation कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है भले आपने लॉस रिटर्न नहीं भरा। unabsorbed depreciation can be even if loss return is not filed. सर आज आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर एक और सवाल आया मेरे मन में, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन को लेकर के आया है, क्या मैं ये बोल दूं? सर मुझे एक बात बताइए, मेरे पास करंट ईयर का डिप्रिसिएशन भी है, मेरे पास अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन भी है, और मेरे पास कुछ अदर बिजनेस लॉस भी है, मैं पहले क्या सेट ऑफ करूं? मतलब आई वॉन्ट प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? सपोज कर लीजिए मेरे को पिछले साल का कुछ अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है, करंट ईयर के कुछ डिप्रिसिएशन है, पिछले साल के कुछ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है, और मेरे पास करंट ईयर की पीजीबीपी इनकम भी है। चलिए इसे कुछ करते हैं, मान लीजिए मेरे पास पीजीबीपी इनकम है 5 लाख रुपीज। सुन रहे हो ना तुम या सो रहे हो तुम? पीजीबीपी इनकम 5 लाख रुपए, ठीक है? रुको, लिखना नहीं, पहले देखो
आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस का 1,00,000 रुपीज, आपके पास करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है 1,00,000 रुपीज, आपके पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है 4,00,000 रुपीज. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ? फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या रखना चाहोगे? डेप्रीसिएशन. स्टॉप. यानी इस 5,00,000 रुपए के पीजीबीपी में से पहले मैं करंट ईयर डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा. लो जी, बैलेंस बचे 4,00,000. अब अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन. अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन. अरे डेप्रीसिएशन के बाद अनएब्सॉर्ब आएगा ना. अरे डेप्रीसिएशन के बाद अनएब्सॉर्ब आएगा ना. तो सुनो, डेप्रीसिएशन उसके बाद अनएब्सॉर्ब आएगा ना. अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. क्या इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करेंगे? देख, करंट ईयर का तो प्रॉफिट तब तक नहीं निकलता जब तक डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करता. हेंस लॉजिकली पहले तो यही होना चाहिए था. दूसरी बात, अब जब तू नेट पीजीबीपी निकालेगा, इसमें से तेरा नेट लॉस जो ईयर का होगा वो भी तो माइनस करेगा. सो ये कितना माइनस हुआ बोलो बेटा जल्दी से? 1,00,000. बचते कितने हैं बेटा? 3,00,000. बराबर है. इस 3,00,000 में से अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन मैक्सिमम कितना सेट ऑफ हो पाएगा? 3,00,000. ये हो गया नील. यानी क्या मैं कह सकता हूं, मेरा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो कितना होगा? 1,00,000. उस साल का रिटर्न नहीं भरा तो भी ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. हैशटैग ब्रो. हैशटैग ब्रो. यस, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सो पहला डेप्रीसिएशन, सेकेंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, थर्ड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन. क्लियर है मेरा बच्चे को? यस. इसको मस्त लिपस्टिक लगाना. लिखो. झाला बेटा? आप सभी का बेसिक पढ़ के हो गया होगा, हाँ या ना? चलिए, मैं आज रात करीब 12 बजे के करीब लगभग मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर आपका टेस्ट शेड्यूल भेज रहा हूं. सर टेस्ट मतलब? मैं आपका टॉपिक वाइज टेस्ट लेने के लिए रेडी हूं. मैं टॉपिक वाइज टेस्ट के क्वेश्चन आंसर रेडी हो चुके हैं. टॉपिक वाइज टेस्ट आपके मैं पूरे स्केड्यूल कर रहा हूं. ठीक है? ये टेस्ट मेरे तरफ से पूरे भारत के लिए फ्री है. हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एकत्वम के टेलीग्राम के ऊपर, मेरे टेलीग्राम के ऊपर फ्री रहेंगे. पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. जिस दिन आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अगले दिन आपको सजेस्टेड आंसर भेजे जाएंगे. उसके पूरे टॉपिक का टेस्ट होगा. डीटी का पूरे टॉपिक का टेस्ट होगा. फ्रॉम बेसिक टू एंड आरओआई तक का टेस्ट होगा. ठीक है? ये टेस्ट अलग अलग मार्क्स के हिसाब से डिवाइड किए जाएंगे. मतलब कुछ में 3 क्वेश्चन होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे. डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक का वेटेज मैं उसको कम ज्यादा करूंगा. सर इसके अलावा 2 बातें सुनिए. हर टेस्ट के बीच में, राइट, छोटे टॉपिक्स होंगे तो मैं 2 दिन का गैप रख रहा हूं. बड़े टॉपिक्स होंगे तो मैं 3 से 4 दिन का गैप रख रहा हूं. ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन, मतलब जैसे IFOS होगा तो आई थिंक बहुत हो गया, उसको 2 दिन लगने वाले हैं. तो ये मैं मेरे हिसाब से शेड्यूल करके रख रहा हूं. प्लीज कोई मैसेज मत करना. मैं रात 12 बजे उसका शेड्यूल अपडेट कर दूंगा. अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं नवंबर 23 या दिसंबर 23 के लिए, प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा. ऐसे जाते ही नहीं लिखते सर मिल नहीं रहा.
हम लोग टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज डालते रहते हैं। टेलीग्राम पे जाना, फाइल्स में जाना, फाइल्स में जाके मिलेगा। क्लियर है? तो वहां जाकर के आपको ये मिल सकता है। सो ये एक मेहनत मैंने आपके लिए एडिशनल की है। तो पूरे हिंदुस्तान का बच्चा टेस्ट दे सकता है, उसने फास्ट ट्रैक देखा या नहीं देखा। ये टेस्ट जो आपके लिए जाएंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है जो फास्ट ट्रैक्स में कवर किए, वहां कवर किए, जिसमें अमेंडमेंट भी कवर है। समझ में आ रही बात? सो बी रेडी। आज रात 12 बजे तक के मैं अपलोड कर दूंगा उस चीज़ को कि किस तरह से टेस्ट होंगे और क्या होंगे। राइट? आप अपने दोस्तों को भी वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, PDF अपलोड हो जाएगा। चलो आओ, वापस आइए भाई जी, वापस आइए। और हाँ सर, ये आप खुद चेक करेंगे क्या टेस्ट? ये सर आप खुद चेक करेंगे क्या टेस्ट? आंसर इज नो। पैन इंडिया लेवल पे सच में ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं इतना भी पॉसिबल नहीं है। मैं मेरे लेवल पे जो आपकी बेस्ट मदद कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। राइट? बट हाँ, आप एक चीज देख सकते हो, उसमें फॉर्मेट और बाकी हर चीज लिखी होगी। राइट? इनफैक्ट आपको मार्क्स डिडक्ट करने हैं इन अगर आपने शॉर्टकट भी लिखा तो। सो बी डिलीजेंट टू योर सेल्फ। एटलीस्ट एक टीचर अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खुद के लिए भी कुछ कर ले। आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट, मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो ईमानदारी से, अच्छा मार्क्स कैसे दोगे मैं उसका भी सिस्टम आपको अभी समझा दे रहा हूं। सभी लोग 2 मिनट इस चीज को छोड़ करके पहले इस पे ध्यान दो, क्योंकि आप सभी को ये टेस्ट देने हैं। ठीक है? कितना दोगे? देख, मैं पेपर के हिसाब से तेरे को प्रैक्टिस करने बोल रहा हूं, तो तू टाइम कितना लगाएगा किसी भी पेपर में? यू विल स्टॉप ऑन योर डिसिप्लिन, यू विल स्टॉप। और जिस दिन मैंने ये पेपर का तारीख दी है, आंधी आए, तूफान आए या अंबर फट जाए, सीरियसली अगर इस सब्जेक्ट में पास होना है तो आप उसी दिन उस टेस्ट को देंगे। तिल लगाने गई पूरी दुनिया, आप उसी दिन उस टेस्ट को देंगे, क्योंकि अगले दिन आपके पास आंसर आ गया, तुम आंसर देख करके करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है? सी 100 मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर में, बराबर है? 100 मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर में, एंड यू गॉट 180 मिनट्स पर मार्क। ये सुनो, क्योंकि 3 घंटे के हिसाब से 180 मिनट्स मिलता है, यानी टेक्निकली 1.8 मिनट पर मार्क्स हो जाता है। तो तुम्हारा टोटल टाइम कितना लगना चाहिए? सपोज अगर मैंने 10 मार्क का टेस्ट दिया, या सपोज मैंने 5 मार्क का टेस्ट दिया, तो 5 इंटू 1.8 अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में। समझ में आ रही बात? सो अगर पेपर लेट से मैंने आपको 10 मार्क का दिया, जो भी पेपर रहेगा उस पर मार्क्स लिखा हुआ होगा, अगर मैंने पेपर आपको 10 मार्क का दिया तो अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम सबसे पहले इंटू 1.8 करेंगे। मतलब वॉट एवर इज द मार्क इंटू 1.8, यू हैव टू मेक श्योर कि आए। सर सॉल्व कहाँ करना है? मेक श्योर एक छोटा रजिस्टर हो जिसमें पूरे सिर्फ टेस्ट ही हो एक साथ, मतलब वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स तुमको एक साथ मिलते जाएं। मे बी रजिस्टर को पीछे से शुरू कर दो लिखने के लिए। राइट? तो मेक श्योर कि आप उसको लिखें एंड टाइम बाउंड तरीके से लिखें। इसके बाद में इंक्लूडिंग नोट्स के मार्क्स है, मतलब अगर आपको सजेस्टेड आंसर में नोट्स भी दिख रहे हैं और आपने वो नोट्स नहीं लिखे हैं, प्लीज डिडक्ट 1 मार्क, प्लीज डिडक्ट 1 मार्क। एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है और उसके चक्कर में आपके टोटल जो फाइनल आंसर आना था वो भी चेंज होता है, तो अकॉर्डिंगली डिडक्ट 2 मार्क। बराबर है? एंड हैंडराइटिंग अगर आपकी खराब है तो पहले डिडक्ट ½ मार्क भी, क्योंकि इससे देखो, इससे तुमको डिसिप्लिन आएगा। मैं वहां नहीं हूं पर ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज करो। मैं चाहता हूं कि तुम एटलीस्ट, बाकी सब का नहीं, मेरे को नहीं मालूम, ये सब्जेक्ट तुम्हारा पार होना चाहिए, मेरे को बस इतना समझ में आता है। राइट? और अगर आप बाकी टीचर से भी कह रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपने टीचर को भी कहिए कि वो भी ये चीज कर लें। यस, बट क्या होता है टीचर को जब तक मैं आपको बताता हूँ, भारत का कोई भी टीचर हो उसको मोटिवेशन तब मिलता है जब वो बच्चा होता है। बराबर है? जब बच्चा उसके सामने होता है या बच्चा उससे रिक्वेस्ट करता है। एंड एवरी टीचर इन इंडिया इज प्रैक्टिकली इमोशनल फूल, इमोशनल फूल है वो। राइट? हर टीचर, भारत का हर टीचर। तो आप सिर्फ जाकर के अगर ईमानदारी से रिक्वेस्ट भी करोगे ना, हर टीचर तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए रेडी रहेगा। तो सिर्फ टीचर को बोल दो कि भैया हमारे को ये पेपर दे दे, या आज द टीचर कि वो सेपरेट पेपर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट टॉपिक के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल के, वो भी बता दे, आप उसको टाइम फ्रेम में सॉल्व कर दो। कुछ मार्क्स नहीं समझ में आ रहा, बड़े क्वेश्चन होंगे 8 मार्क खुद से अलॉट कर दो, छोटे क्वेश्चन होंगे 5 मार्क अलॉट कर दो, काम खत्म। ये 2 ही पैरामीटर रखो, 8 5 खत्म। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से भी तुम अपना काम कर सकते हो। थैंक मी लेटर। आ जाओ बेटा। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में इफ एसएससी कैनॉट एब्जॉर्ब द होल डेप्रिसिएशन, इफ एसएससी कैनॉट एब्जॉर्ब द होल डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अराइज हो जाता है। पहले इसे पीजीबीपी इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जाता है। पीजीबीपी इनकम अगर नहीं बच रही है तो अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी। यस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी।
यस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फॉरवर्ड किया जा सकता है भले ही लॉस रिटर्न नहीं भरा। प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ की अगर बात किया जाए तो पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होना चाहिए। क्लियर है मालिक? चलो आओ, प्लीज रीड दिस लिस्ट अगेन। मैं डेप्रिसिएशन में स्लो ही जाऊंगा, मत टेंशन लीजिए। सर इस बात पे लव यू, जीएसटी का भी करवा दो। वापस पढ़ते जाओ क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम ऐड होंगे और मैं आइटम से ही आपके कंटेंट करवाए जा रहा हूं, तो पढ़ते जाओ। झालक का क्लियर है? चलिए, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का कंटेंट समझ में आया भाई जी? ओके सर, अकाउंट्स के अंदर में डेप्रिसिएबल एसेट जब डेप्रिसिएशन लिया जाता है अप टू द डेट ऑफ सेल, मतलब जिस दिन तक का असेट बिकता है तब तक का डेप्रिसिएशन लिया जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन इज डे वाइज। यस और नो? अकाउंट्स में अगर आप 15 को असेट परचेज किए हो तो यू टेक डेप्रिसिएशन फ्रॉम 15, दैट इज डेप्रिसिएशन इज डे वाइज। अंडर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन इज नॉट डे वाइज, डेप्रिसिएशन इज नॉट डे वाइज। हम डे वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करते एक्सेप्ट इन केस ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन के केस में करते हैं और उसमें भी हम डिवीजन डे वाइज करते हैं, डेप्रिसिएशन डे वाइज नहीं निकालते। यस, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ सेल नॉट अवेलेबल, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ सेल नॉट अवेलेबल। एक बच्चा लिख रहा है डेडिकेशन हैज नो लिमिट्स, हैप्पी रोज डे सर। बेटा पहली बात तो हैप्पी रोज डे आपको भी, पर मेरे हिसाब से वो क्या रोज मनाएगा जिसकी जिंदगी रोज ले रही हो। एक दिन मेरे को बच्चे ने बोला था सर हैप्पी होली है, मैंने बोला अब काहे की होली जब वो किसी और की होली। सो आप सभी को बहुत बहुत रोज डे। यस, आप सभी को हैप्पी रोज डे। भगवान करे आप रोज मेहनत करें, भगवान करे रोज दिन में भी मेहनत करे, रात में भी मेहनत करे। उन्हें भी रोज दे जिन्हें रोज से एलर्जी हो। बराबर है कि नहीं? आप सिर्फ एक काम करें, रोज सुबह उठे, रोज पढ़े, रोज मेहनत करे, रोज खाए, रोज पिए, रोज करोड़ों की इनकम हो। साला 2-3 बार तो इतना इनकम कमाओ कि 2-3 बार तुम पे रेड पड़नी चाहिए। इतना कमाओ कि साला 37% सरचार्ज तुम पे लगना चाहिए, विच इज नाउ 25। यस, 25% तुम पे सरचार्ज लगे। इतना कमाओ कि 2-3 बार जीएसटी की रेड पड़े। यस, 3-4 बार तुम्हारे घर पे रेड हो, इतना कमाओ। यस, तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में हो, तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में हो, हर रोज हो, हर बार हो। ठीक है? थैंक यू बेटा, आ जाओ। सो डेप्रिसिएशन इज डे वाइज। यहां पे हम डेप्रिसिएशन डे वाइज कैलकुलेट नहीं करते। डेप्रिसिएशन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो इन टोटालिटी पे करते हैं, और जिस साल असेट सेल हुआ हम उस साल का डेप्रिसिएशन ही लेते। पूछो ना क्यों? कैसे लेंगे? हम जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते थे WDV एज ऑन द प्रीवियस ईयर माइनस करते ना, तो फिर डे वाइज का कैसे कैलकुलेट होगा? हम तो WDV पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ सेल इज नॉट टेकन। यस और नो? राइट? चलो जी मालिक, हाँ फिर से रीड करो इस लाइन को, करो करो करते जाओ, इस लाइन को फिर से रीड करो, सिर्फ इस लाइन को। यहां डेप्रिसिएशन
फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन होता है। यहां डेप्रिसिएशन फ्रॉम, बोलो ना बेटा, पुट टू यूज से होता है। कुछ याद आया? यहां डेप्रिसिएशन कहां से होता है बेटा? पुट टू यूज। सर मैं आधी इनकम आपके नाम पे करूंगा, दोनों भाई मिलके जेल जाएंगे। आप भूल रहे हैं मैं कौन हूं। बस इतना ही डिफरेंस है। यस हाँ, आप ये बोलते ना कि सर मैं आधी इनकम आपको दूंगा, मिल करके ऐश करेंगे, मैं आपको रास्ते बताता जेल से कैसे बचना है। ये सुनो, क्योंकि हम अंदर चले जाएंगे तो कमाल करते हो यार। देश कौन संभालेगा? हम। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, चलो जी, ये डन है। अब आते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले आता है सेक्शन 32। आ जा बेटा, सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन। assessee must be owner. ओनर इंक्लूड्स, हाँ डीम्ड ओनर बोले रहते, मारा रहता मैं। ओनर इंक्लूड बेनिफिशियल ओनर। एक मिनट, क्या मेरा बच्चा जानता है कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया? यस, एसेट्स मस्ट बी, बोल बेटा, एसेट्स मस्ट बी पुट टू यूज। पुट टू यूज इंक्लूड, बोलो बेटा, ready to use in the year of acquisition. In the year of acquisition, used more than 180 days, full depreciation, less than 180 days, half depreciation. जिस साल असेट एक्वायर किया, ये प्रोविजन सिर्फ उस साल के लिए है। लिपस्टिक लगाओ। जिस साल असेट एक्वायर किया, उस साल अगर असेट 180 दिन से ज्यादा यूज कर दिया, यूज्ड मोर देन 180 डेज, यू विल क्लेम फुल डेप्रिसिएशन, एल्स यू विल क्लेम हाफ डेप्रिसिएशन। इज दिस डन? सो असेसी ओनर होना चाहिए, ओनर में बेनिफिशियल ओनर भी चलेगा। असेट मस्ट बी पुट टू यूज इंक्लूड रेडी टू यूज। 180 दिन से ज्यादा यूज किया फुल डेप्रिसिएशन, 180 दिन से कम यूज किया हाफ डेप्रिसिएशन। ए मेरे लाला सुन, मेरी बात समझ। मैंने असेट दो, अब यहां पे जो आपका डेट वाला इशू है मैं खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुन। 1 अक्टूबर के पहले परचेज किया फुल, 1 अक्टूबर के बाद परचेज किया हाफ। ये दिमाग में एक जनरल डेट याद रख। 1 अक्टूबर के पहले डेट परचेज हुई, तो बता अप्रैल में परचेज किया फुल, हाफ बोलते जा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर, 4 अक्टूबर। मेक सेंस? 180 डेज के काउंट के हिसाब से अगर देखा जाए, 1 अक्टूबर जनरल डेट याद रख, ठीक है। 1 अक्टूबर से पहले की अगर डेट दी है, 1 अक्टूबर आप लोगों के लिए ईयर के केस में 22, अगर उसके पहले दिया हुआ है तो फुल, नहीं तो हाफ। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन में है। नेक्स्ट ईयर के लिए वो पुट टू यूज मान के, रेडी टू यूज मान के फुल डेप्रिसिएशन दिया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 180 डेज का, ये तभी एप्लीकेबल है जिस साल अपने असेट्स एक्वायर किए, जिस साल असेट्स आपने एक्वायर किए। यस, सो असेट मस्ट बी, असेसी मस्ट बी ओनर, असेट मस्ट बी पुट टू यूज, asset must be used in business, asset must be used in business or profession, depreciation at specified rate। लाला मेरे लाला, लाला मेरे लाला, specified date, building, furniture, plant and machinery, computer, intangible, furniture। हाँ, ध्यान नहीं है तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, वापस बोलो। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बुक्स,
फर्नीचर, इंटेंजिबल, गुडविल। हाँ याद आ रहा ना? हाँ, सो डेप्रिसिएशन इज स्पेसिफाइड रेट ऑन द डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी ए डीवी, डब्ल्यूडीवी कैसे निकालते भूल गया? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेसेस लेस सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश ड्यूरिंग द ईयर। क्या निकलेगा बेटा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन एट स्पेसिफाइड रेट। स्पेसिफाइड रेट बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, बुक्स, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल, गुडविल पे। डेप्रिसिएशन एट स्पेसिफाइड रेट ऑन द डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। कितने ब्लॉक है धरती पे? कितने ब्लॉक है धरती पे? पहला बिल्डिंग, बिल्डिंग में जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर के बाद लगेगा प्लांट एंड मशीनरी, फिर अपन बनाएंगे गुडविल। ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज इंटेंजिबल। समझ में आई बात? तो 4 ही ब्लॉक है। पहले बनाएंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग में डालेंगे फर्नीचर, फर्नीचर के बाद लगाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, और फिर बनाएंगे इज्जत, इंटेंजिबल्स। बराबर है? गुडविल पे आता नहीं, बट बोलने के लिए ऐसा। क्लियर? ओके, तो डेप्रिसिएशन की चारों कंडीशन क्या आपने पढ़ ली? बहुत शानदार बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। कभी भी जब आप डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होंगे, 4 चीजें पढ़ने के बाद ही डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम को हाथ लगाना। पहला डेप्रिसिएशन पढ़ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ना, रेट पढ़ना और डब्ल्यूडीवी पढ़ना। ये चारों जब कंप्लीट हो जाए तो डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि 99.99% जो आपको प्रॉब्लम आता है डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन का मिक्स प्रॉब्लम आता है। सो ये मिस्टेक कभी मत करना कि डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं उसके प्रॉब्लम पे चले गए ना मेरा बच्चा। पहले डेप्रिसिएशन, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, फिर रेट्स, फिर डब्ल्यू। जब आप ये 4 के लिए पूरे फिट हो जाएं, इसके बाद कोई भी डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम उठाना और सॉल्व कर देना। क्लियर है? अच्छा, सो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसा बेटा? एडिशनल डेप्रिसिएशन, ऐसी कोई चीज आपने कहां नहीं पढ़ी? अकाउंट्स में नहीं पढ़ी। एडिशनल डेप्रिसिएशन, यस। चलो जी, एडिशनल डेप्रिसिएशन एसएससी कौन होना चाहिए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट यही घुमाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम में ये देखो, क्या एसएससी इन तीनों में से कोई है क्या? क्योंकि बच्चा क्या होता है मैक्सिमम टाइम पे यहां कंफ्यूज होता है कि इसको एडिशनल दूं क्या। ये क्वेश्चन आपको रहेगा ही नहीं अगर इसका पहला पॉइंट आप याद कर लो। डेप्रिसिएशन हर एक को नहीं मिलता, जैसे सच्चा प्यार हर एक को नहीं मिलता, वैसे डेप्रिसिएशन भी हर एक को नहीं मिलता। तो अच्छे से डेप्रिसिएशन लेने के लिए 3 लोग होने चाहिए। पहला, एसएससी मस्ट बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। पहला, उसका मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। तो प्रॉब्लम में ढूंढो, ये कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है क्या, कोई प्रोडक्ट बना रहा है क्या, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड लिखा है क्या। क्योंकि अगर ये वर्ड लिखा नहीं है तो आप सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एडिशनल की काम नहीं है। ठीक है? एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ऑफ पावर लिख दीजिए। एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, आर्टिकल और थिंग, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, एंड लास्ट सीबीडीटी ने कहा था प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग में है या पब्लिकेशंस में है तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अपन ने आज तक ऐसे नहीं लिया, अपन जी बता रहे मार्केट में लोग ले सकते हैं। सो एसएससी कौन होना चाहिए? तो लॉजिकली आपको क्या ढूंढना है? एसएससी मैन्युफैक्चरिंग में वर्ड ढूंढना है, दूसरा एसएससी पावर जनरेशन ढूंढना है, या तीसरा वर्ड प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ढूंढना है। इनमें अगर ये तीनों चीजें आपके प्रॉब्लम में नहीं रही तो आप सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं। दूसरी चीज जब भी आपको बोला कैलकुलेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 32, तो आपको डेप्रिसिएशन भी निकालना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालना है। मतलब प्रॉब्लम बहुत कम आपको ये बोलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन निकालो, वो सीधा इतना बोल देता कैलकुलेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 32। सो व्हेन दे से कि कैलकुलेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 32, तो आप डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे। समझ में आया आपको?
यस कई बार प्रॉब्लम आपको ये भी कहता है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इग्नोरिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो इस प्रॉब्लम की लाइन को देखना मत भूलना, क्योंकि उस केस में आप एक्स्ट्रा मेहनत कर दोगे जिसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। समझ में आ रही बात? सो असेसी मस्ट बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, कह दो ना, असेसी मस्ट बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। यस और नो? यस और नो? यस। दूसरा एक्वायर, बोलो बेटा, एक्वायर न्यू प्लांट एंड मशीनरी। क्या एक्वायर करता है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब दूसरी चीज। हो सकता है साल भर में आपने बहुत सारे असेट क्या कर रखे हो, एक्वायर कर रखे हो। आपको सिर्फ क्या करना है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे फोकस करना है। मतलब आपने क्या किया होगा, बिल्डिंग एक्वायर किया होगा, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपने फर्नीचर एक्वायर किया होगा, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। आप उन पे डेप्रिसिएशन लोगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लोगे। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आने वाला है, और वो भी कैसी प्लांट एंड मशीनरी? न्यू। सो न्यू प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड, कह दो ना, पहला सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। भाई जी सो अगर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है, इन पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर पर सेकेंड हैंड पे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई? मैं ओनर है ना, किसी और के लिए सेकेंड हैंड है, मेरे लिए तो फर्स्ट है ना। अरे बात समझो, वो किसी और के लिए सेकेंड हैंड है, मेरे लिए तो फर्स्ट हैंड ही हुआ ना। तो डेप्रिसिएशन तो मैं लूंगा बिकॉज आई यूज इट। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन यूज, तो मैं यूज तो कर ही रहा हूं, डेप्रिसिएशन तो मेरे को मिलना चाहिए। एडिशनल मत दो, वो चलेगा। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा बोलो, गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इतने तेजस्वी लोग हैं भारत के, जब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लॉज आया था ना, कंपनीज ने क्या किया, भर भर के गाड़ियां खरीद ली। गाड़ी खरीदी, अपने एम्प्लॉइज को दे दी चलाने के लिए। इधर एम्प्लॉय खुश, इधर डेप्रिसिएशन भी मिल गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल गया। सरकार को इस सेक्शन के पीछे का लाने का ऑब्जेक्टिव ये था मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, इसलिए उन्होंने एसएससी मैन्युफैक्चरिंग वाला रखा, ट्रेडर नहीं। सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या था, तुम नई मशीन लेके आओ और इससे मैन्युफैक्चर करो, मेक इन इंडिया और बाकी अदर स्कीम को प्रमोट करो। लेकिन मशीनरी वर्ड डिफाइंड नहीं है। मशीनरी वर्ड डिफाइंड ना होने के चक्कर में खामियाजा ये हुआ कि आपने गाड़ी खरीदी तो है तो ये भी मशीन ही। लोग क्या करने लग गए, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन लेने लग गए। कई सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया ये लोग तो हमें, उन्होंने यहां इंसर्ट कर दिया, बोले बेटा न्यू प्लांट एंड मशीनरी भले आपकी गाड़ी होगी पर हम इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे नहीं। तीसरा, और एयरक्राफ्ट और शिप। मैंने शिप का स्पेलिंग सही नहीं लिखा ना? हो जाता भाई, एक बार लिखते लिखते भूल जाते हैं। बराबर। तीसरी लिस्ट याद है? तीसरा पॉइंट, एनीवन हुज होल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। सपोज कर लीजिए मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो उसका डिडक्शन मेरे को 35 में मिल चुका होगा। अरे एवरीबॉडी, उसका डिडक्शन मेरे को 35 में मिल चुका होगा, हाँ या हाँ? अब वही चीज को जिस पे मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं मिलता उस पर एडिशनल भी नहीं मिलना चाहिए। यस, आओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिस इफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन, बोलो बेटा, ऑफिस और गेस्ट हाउस। इफ प्लांट एंड मशीनरी इज इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस और गेस्ट हाउस। इतने तेजस्वी लोग थे भारत के, प्लांट एंड मशीनरी बोला, कंपनीज के डायरेक्टर्स ने क्या किया, एसीज खरीदे, कंपनी के गेस्ट हाउस में लगा दिए, गर्मी होती थी। वाटर प्यूरिफायर खरीदा, लगा दिया। टीवी खरीदा, लगा दिया, जरूरी था। फ्रिज खरीदा, लगा दिया। है तो सब प्लांट एंड मशीनरी ही, और इन पे डेप्रिसिएशन भी ले लेते थे, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेते थे, प्रोडक्ट के मजे अलग। उन्होंने इंसर्ट किया, भैया
जो ऑफिस और गेस्ट हाउस में लगा रहे हो इस पे भी नहीं मिलेगा। तो चलो 4 लिस्ट वापस से बोलो। पहला, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, हाँ, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, होल कॉस्ट अलाउड एज डिडक्शन, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस और गेस्ट हाउस, इन पे एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता नहीं। क्लियर है प्रभु? सो डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन एसएससी कौन होना चाहिए? एक्वायर। तीसरा, यहां तो दिख रही है, आ गई ना? एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी ऑन और आफ्टर, बोलो 31 मार्च 2005। अब ये कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट में मेट है। एडिशनल डेप्रीसिएशन, एनीबडी? रेट ऑफ एडिशनल डेप्रीसिएशन 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इफ यूज्ड, बोलो बेटा, लेस देन 180 डेज, अब 10%। आहो, अब वापस से सुनिए कंडीशंस मेरे साथ प्लीज रिपीट करें वापस। एसएससी कौन होना चाहिए? एसएससी कौन होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन। तीसरा, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। बराबर है। अब लोग क्या कर रहे थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम असेट्स को 180 दिन से कम यूज करते हैं तो जो भी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है उसका हाफ हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। अब पॉइंट क्या हो रहा था, लोगों ने इस प्रोविजन पे सवाल उठा लिया। पूछो कैसे? सपोज विज्जू ने कोई असेट परचेज किया दिसंबर में, मेरा नॉर्मल डेप्रीसिएशन हो गया हाफ। सपोज मैंने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया, राइट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्वायर किया, मेरा नॉर्मल डेप्रीसिएशन हो गया हाफ, 7.5%। एवरीबॉडी यस और नो? यस। इसके बाद में मेरा एडिशनल डेप्रीसिएशन की बारी आई। एडिशनल डेप्रीसिएशन आपने मेरे को कितना दिया? 10%। मैं भागते भागते गया किसके पास? एओ के पास। मैंने कहा एक मिनट, ए हेलो एओ, क्या करी है तूने? क्या करा क्या तूने? मेरे को 10% दिया। चल माना तेरा लॉ है, तो 10% तूने मेरे को अभी दिया, बचे हुए 10 का क्या? हेलो, क्या 10% बचा हुआ? कैसी बातें कर रही तू? अगर मैंने सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी तो लॉ मुझे कहता है कि मैं 20% एडिशनल डेप्रीसिएशन लूंगा। चल माना तेरे लॉ के हिसाब से तूने मेरे को 10% दिया, पर कमिटमेंट कितने का हुआ था? कमिटमेंट, अगर मैं सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, कमिटमेंट कितने का हुआ था? 20% का हुआ था। मुझे मेरा 20 दे। हेलो सुनिए, देखिए, अगर असेट 180 दिन से कम यूज किया, सो यू गेट हाफ। शेमड़ी सुन मेरी बात, मुझे तुमने 20% कमिट किया। कितना कमिट किया? कितना कमिट किया? आपने 20 कमिट किया। आप अपने रिस्ट्रिक्शन में इस साल 10 दे पा रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बैलेंस 10 अगले साल दो। आपका लॉ भी नहीं होगा, मेरा काम भी हो जाएगा। पर ऐसा मत करो, गाजर दिखाया 20 का और दिया 10। ये तो गलत है ना साहब। मैंने आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी, गिवन एन ऑप्शन, आप मेरे को एडिशनल दे रहे थे, उस चक्कर में मैंने नया लिया, नहीं तो मैं सेकंड हैंड लेता था, सस्ता भी पड़ता था, अच्छा भी रहता था। सो देखिए, आप मेरी बात सुनिए, असेट पे तो ऐसा आपने डेप्रीसिएशन के टाइम पे तो ऐसा नहीं बोला। हाँ, डेप्रीसिएशन के टाइम पे मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि अगले साल मेरे को डेप्रीसिएशन नहीं यूज किया तो भी फुल मिलेगा। पर एडिशनल डेप्रीसिएशन तो सिर्फ उस साल मिलेगा जिस साल असेट एक्वायर किया, हर साल थोड़ी मिलेगा। तो आपने जितना कहा उतना दो। बात क्या हुई थी? वो पूरा चाहिए। देखो, नहीं देखना है ही नहीं। पॉइंट इज 20% चाहिए मतलब चाहिए। आप अगर 180 दिन से कम ले रहे हो, इस साल 10 दे दो, बैलेंस अगले साल दो, पर दो। यस और नो? हाँ या ना? लॉ को समझ में आया? लॉ मेकर ने गलती की है, उन्होंने आगे ऐड किया एंड बैलेंस इन सब्सीक्वेंट ईयर। समझ में आया लॉ कैसे बदला? रीड द एडिशनल डेप्रीसिएशन अगेन, रीड द एडिशनल डेप्रीसिएशन अगेन।
सर तो अगले साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन 30% होगा क्या? बेटा सूजल मेरी बात सुनो, अगले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन का सिर्फ 10 मिलेगा, बैलेंस वाला। नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो रहेगा, सिर्फ बैलेंस 10 मिलेगा। क्लियर है प्रभु? Sir, there is an information going on that new course will not be applicable from November 23। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शेखर आपको, मेरे हिसाब से तो न्यू आ जाना चाहिए आज या कल में, बट कोई भी सोर्स पे बिलीव मत करो जब तक कि ICAI की वेबसाइट पे ना लिखा हो इंक्लूडिंग मी। ठीक है, बच्चों को कुछ तो कहना है, इसके लिए हर टीचर एक वीडियो बना रहा है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज बैठा है। बट टेक्निकली स्पीकिंग पूरा भारत के टीचर को भी नहीं मालूम एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं आपको एकदम फैक्ट ये बताता हूं क्योंकि हम खुद भी परेशान है, भारत का हर टीचर खुद भी परेशान है। अभी रिसेंटली 13 फरवरी को नया इंटर का बैच लॉन्च होने वाला है, बराबर है। हमको ये नहीं मालूम बच्चे कितने आएंगे बैच के अंदर में, हमको ये नहीं मालूम बुक्स कितनी प्रिंट करानी है। न्यू सिलेबस तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, हम टीचर खुद कंफ्यूज बैठे हैं कि नया सिलेबस क्या आएगा, उस हिसाब से एग्जिस्टिंग बुक वर्क करेगी नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल जाएंगे। सर्टन टॉपिक्स विल रिमेन सेम, 80% ऑफ द सिलेबस विल रिमेन सेम। तो एटलीस्ट टीचर्स तो चालू करें, कब तक के वेट करेंगे? कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू, इसके लिए तो वेट नहीं कर सकते ना। यस, सो एवरी टीचर इज स्टार्टिंग, क्योंकि सी बेसिक ऑफ इनकम टैक्स विल रिमेन सेम, रेसिडेंशियल स्टेटस विल रिमेन सेम। अब ये न्यू सिलेबस हो कि ओल्ड सिलेबस हो कि हो या ना हो, दिस विल रिमेन सेम। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो चक्करों में, कोई नहीं टक्कर में, चुपचाप पढ़ाई चालू करो। आ जाओ, एडिशनल डिप्रिसिएशन फिर से पढ़ो। असेसी मस्ट बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए न्यू सिलेबस आता भी है, ये फास्ट ट्रैक एज इट इज आपको एप्लीकेबल होगा फॉर द नॉर्मल टॉपिक्स, राइट? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कल से कुछ मटेरियल्स घूम रहे हैं न्यू सिलेबस डिक्लेयर्ड के। यस, बहुत सारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के ऊपर न्यू सिलेबस आ गया। पहली बात, जो डॉक्यूमेंट है उसके कहीं पे भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा है, बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि वही होगा, तो भी डीटी में कोई चेंज नहीं है, उल्टा 2 टॉपिक ऐड हो गए। यस, और वो भी थ्योरी वाली टॉपिक है। जितना उस पीडीएफ को देख करके मैंने समझा, उल्टा न्यू ऐड हो गए हैं, राइट? और जीएसटी में भी आपके शायद फाइनल के 2 टॉपिक को इंटर पे लेके आ गए हैं, जितनी मेरी जीएसटी टीचर्स से बात हुई है उतना। तो हमारे इसमें कोई चेंज नहीं है। मोटे तौर पे अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में भी आपका कोई चेंज नहीं है। लॉ के अंदर में एक चेंज है, राइट? बट वो भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। इफ़ यू आर गिविंग नवंबर, हो सकता है डिफरेंस क्रिएट करता है, बट इतने सब्सटेंशियल नहीं है कि आप कोप अप नहीं कर पाए। सो डोंट पैनिक इन दिस सिचुएशन। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, सपोज आज या कल में न्यू सिलेबस लॉन्च भी हो जाता है, डोंट पैनिक। इसमें पैनिक जैसा कुछ नहीं है। 50 तरीके के वीडियो आएंगे यूट्यूब के ऊपर, इंक्लूडिंग मेरा भी। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, टॉक सेंसिबली, बी काम, कुछ नहीं होने वाला। अगर आ भी गया, तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा? कुछ नहीं। तो जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करना, तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, 80 to 90% थिंग्स आर सेम, बराबर है। अब कुछ इश्यूज है, फिर आर्टिकलशिप का क्या होगा, ये वो बच्चा डिस्कस कर रहा है जिसका ग्रुप 1 भी क्लियर नहीं हुआ। इन पंचायती में मत पढ़ो, इन सब का क्लियर कट एक्सप्लेनेशन वेबसाइट पे आएगा, तो मत टेंशन लो। हो सकता है वेबसाइट से पहले ट्वीट में भी आ जाए। भी काम। और मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये न्यूज आए ना, उस टाइम तो देखने का ही नहीं। समझ में आई क्या बात? उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद देखना, आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर और थोड़ी सी क्रिस्टलाइज मिलेगी, बराबर है? तो आपका ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट फोकस। Assessee must be engaged in manufacturing, power generation, distribution, transmission, printing and publication, acquire new plant and machinery, new plant। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं इन पे डेप्रीसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर है ये चारों चीजों के ऊपर? ओके, आ जाओ बेटा, पेज नंबर 7 पे आइए, फटाफट रीड करते हैं कुछ पॉइंट्स। Asset must be used, should be owned, block of asset at prescribed rate, it must be put to use. No depreciation on goodwill, either purchased or self-generated.
If the asset is acquired in the previous year and put to use for less than 180 days, only 50% depreciation. लीज के केस में लेसोर को डेप्रीसिएशन मिलेगा, हायर परचेज के केस में हायर परचेसर को डेप्रीसिएशन मिलेगा. यस, डेप्रीसिएशन इज मैंडेटरी एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 5. इसके बाद में डब्ल्यूडीवी कैसे निकालते हैं? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी. क्लियर है? डेप्रीसिएशन के रेट जल्दी जल्दी आओ, मैं कुछ चीजें बीच में आप देखेंगे छोड़ रहा हूं, आएगा वो भी. बिल्डिंग कितनी परसेंट बेटा? 10%. फर्नीचर कितना? 10%. प्लांट एंड मशीनरी 15%. बुक्स एंड कंप्यूटर्स कितना बेटा? 40%. यहां पे लिस्ट दी हुई आपको बहुत सारे असेट की, आपने उतनी बड़ी लिस्ट को जनरली याद रखने का काम नहीं है. क्लियर है प्रभु? अच्छा जी सर. आइए नीचे पेज नंबर 9 पे एडिशनल डेप्रीसिएशन. एंगेज्ड इन पावर जनरेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, एक्वायर न्यू प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर 2005. किस किस को नहीं मिलेगा? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस गेस्ट हाउस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, होल कॉस्ट अलाउड एज डिडक्शन. 180 दिन से ज्यादा यूज किया फुल, 180 दिन से कम यूज किया 10, बैलेंस 10 अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट ईयर. इसके नीचे का जो ये पार्ट है ये कट कर दीजिए, अब ये काम का नहीं, अब ये काम का नहीं. डन. चलिए, एडिशनल डेप्रीसिएशन इज अलाउड ओनली इन द ईयर व्हेन इट इज पुट टू यूज. एडिशनल डेप्रीसिएशन shall be allowed even if the block has nil or negative value. Additional depreciation is not available if power generating unit claim depreciation on SLM basis. कौन सा basis पे बोलो जल्दी से? SLM basis. Yes. चलो जी, डन बेटा. चलो जी, इट्स हाई टाइम हम एक क्वेश्चन उठा लें. इट्स हाई टाइम हम एक क्वेश्चन उठा लें. एवरीवन प्लीज कम टू द क्वेश्चनर. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, डेप्रीसिएशन एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन. सॉल्व. कंप्यूट करना है डेप्रीसिएशन एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन assuming that all assets were purchased by way of account pay check. सारे एसेट अकाउंट पे चेक से परचेज किए गए हैं, ये अज्यूम करके करना है. प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर दिया हुआ है, तो क्या आप स्ट्रेट फॉर्मेट बना सकते हैं? दो ही एसेट है तो दो कॉलम बना के बनाओ. पर्टिकुलर्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर, ऐसे दो कॉलम बनेंगे. आसान अगर करना है, डेप्रीसिएशन निकालने के लिए डब्ल्यूडीवी निकालना ही पड़ता है. डब्ल्यूडीवी का फॉर्मेट लिख दो पहले, बाद में से फिल इन द ब्लैंक्स बचेगा. अगर चीज़ों को आसान करना है, पहले क्या कर लो? पर्टिकुलर्स, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ये दो ही एसेट दिख रहे हैं. फिर डब्ल्यूडीवी का पूरा फॉर्मेट लिख दो, ओपनिंग, परचेसेस, सेल, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी. ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट रेडी. अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना.
एनीवन? ट्राई करो। Should I? Come on, speed up. कर रहा हूं जी भाई जी, मैं कर दूं? हाँ जी। मिस्टर एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चनेयर, असेसमेंट ईयर 23-24, कंप्यूटेशन। क्लियर है? बना लिया हमने सबसे पहले पर्टिकुलर्स, रुपीज, रुपीज, यहां पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे लिखा कंप्यूटर। ये दो बनाने की भी जरूरत इसलिए पड़ रही बिकॉज बोथ आर प्लांट एंड मशीनरी बट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट। हैड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बीन सेम, हम उसको एक साथ ही बनाते। सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, आपको यही अपना क्रॉस कर देना अगर आपने सिर्फ ओपी लिखा होगा तो। अगर आपने ओपी लिखा होगा तो यहीं से अपनी गलती सुधारना। डब्ल्यूडीवी शॉर्ट फॉर्म में चलता है, ओपनिंग वर्ड नहीं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लांट एंड मशीनरी की दी है 30 लाख रुपीस, ठीक है मालिक? हाँ, कुछ बच्चों की गलत आदत 30L, अगर लैक्स लिख रहे हो तो पूरा LAKH लिखो, या तो फिर ऊपर रुपीज इन LAKH करके फिर नीचे आप शॉर्टकट करो। दैट इज अलाउड, खुद इंस्टीट्यूट भी ये करता है। कंप्यूटर का कुछ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया हुआ नहीं है। एड एडिशन, कितने के एडिशन हुए हैं साहब? प्लांट एंड मशीनरी 2 एडिशन हुए हैं, एक 8 लाख, एक 28 लाख, मतलब इन टोटल 28 लाख, राइट? ठीक है। कंप्यूटर में भी एक एडिशन हुआ है 3 लाख, बराबर? अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये जो असेट है जो 20 लाख का, इसका डेट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? बट आई गेस आंसर में इसका डेट आंसर में भी नहीं है। यहां पे पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज कर दो, पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज कर दो। नीचे है, ठीक है ना? चलिए, इज देयर एनी सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश ड्यूरिंग द ईयर? नो। टोटल यहां पे आया 58 लाख। यहां पे कितना आया बेटा? 3 लाख। सबसे पहले नॉर्मल डेप्रीसिएशन होगा। सुनो, जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था, राइट, जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था उसके ऊपर, जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था उसके ऊपर फुल डेप्रीसिएशन से यस, ये सुनो, जो 20 लाख भी परचेज किया इसके ऊपर भी फुल मिलेगा। सो 50 लाख का 15%, 7,50,000 एंड 8 लाख का 7.5%, इज इट 60,000? कंप्यूटर के केस में ये तो हुआ प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट? कंप्यूटर के केस में 3 लाख इंटू, बोल बेटा,
40 या उसका भी हाफ। यहां पे भी डेट शायद फॉर्मेटिंग करते वक्त नीचे चली गई हो। यूज फॉर लेस देन 180 डेज नीचे आंसर में दिया है, तो उसको भी हाफ लेंगे, मतलब 40% इंटू 50%, या डायरेक्टली 20% करो तो भी चलेगा क्या बेटा? बोलो कितना? इज इट 60,000? अब आते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन पे। देख, जो असेट ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में था, इस पे तो एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलने वाला नहीं है। अरे एवरीबॉडी, यस, जो तूने नया खरीदा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी 180 दिन से ज्यादा यूज किया, इस पे फुल मिलेगा। सो 20 lakhs इंटू 20%। जो नया प्लांट एंड मशीनरी की परचेज किया, पुट टू यूज किया, इस पे हाफ मिलेगा। हाँ ठीक है प्रभु। जो कंप्यूटर इंस्टॉल किए, ये ऑफिस में इंस्टॉल किए, इज कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी? यस, बट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड? यस और नो? नो। तो ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में मिलेगा। कितना हो रहा है टोटल? 4,80,000। यहां पे मिलने वाला नहीं है। लो जी, अपना क्लोजिंग निकाल दो। यहां पहले कितना हुआ? 12,90,000 इज डेप्रीसिएशन। इसको नहीं, पहले क्लोजिंग निकालो, पहले क्लोजिंग निकालो। फटाफट बोलो ना यार, अमाउंट क्यों कैलकुलेट करने लगा रहे हो? इज इट 45,10,000? यहां कितना हो रहा है? 3 लाख माइनस 60,000, 2,40,000। देयरफॉर टोटल डेप्रीसिएशन 750 प्लस 60 प्लस 60, 8,70,000। टोटल एडिशनल डेप्रीसिएशन 4,80,000। व्हाट इज टोटल? Is it 13,50,000? Total benefit under section 32? That is 1290 plus 60. लिखने का मैंने सिर्फ तरीका बदला है, बाकी आपका आंसर 1290 एंड 60 आया होगा। नोट्स लिखिए, नोट्स लिखिए। द बैलेंस एडिशनल डेप्रीसिएशन, द बैलेंस एडिशनल डेप्रीसिएशन, द बैलेंस एडिशनल डेप्रीसिएशन will be available in subsequent year. The balance additional depreciation will be available in subsequent year. Further, एक और नोट लिखो, no additional depreciation on computer, no additional depreciation on computer since, बोलो बेटा, it is installed in office. डन मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस साल मॉड्यूल में भी नया लाया है, हमने भी एज इट इज वहीं से लिया है। सॉल्व इट। Your time starts now. Estimated time to solve should not exceed 9 minutes.
चलो यार, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक लिटिल मिस्टेक है मेरे हिसाब से, है ना, 23 है, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. यस, जस्ट वेरीफाइड द सेम. दिस शुड बी 2 2 2 2. हो जाता भाई. क्योंकि वो उसी वजह से सिर्फ मुझे शक हुआ ही उस चीज को लेकर के. चलो लेट्स स्टार्ट. यस और नो? A newly qualified CA, Mr. Dhaval, commenced the practice and has acquired the following assets in his office during the financial year. The cost shown against the each item and depreciation has to be done. Computer including computer software. अक्टूबर 22 को लिया गया था. फुल या हाफ? इज इट फुल? चलो तो बताओ कितना. सो 35,000 इंटू 40%. इज इट 14,000? कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूपीएस, कंप्यूटर प्रिंटर, आपको नहीं लगता इन सब पे सेम ही रेट ऑफ आएगा? लेकिन हाँ अलग हो सकता है. इस पे फुल या हाफ? हाफ. सो 8,500 इंटू 20%. इज इट 1,700? कंप्यूटर प्रिंटर फुल या हाफ? यस. 12,500 इंटू 40% कितना आ रहा है मेरा बच्चा? 5,000. यस. बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस आर 12,000. एक मिनट, अपने को कोई फर्क पड़ रहा नहीं है. इस पे भी फुल आएगा क्या ब्रो? कितना आ रहा है बेटा? 5,200. अरे एवरीबॉडी. ऑफिस फर्नीचर, इज इट फुल? इज इट 30,000 ब्रो? अरे हाँ. लैपटॉप, लैपटॉप हाफ? 8,600. तो अगर आप चेक करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मिला करके 14,000 प्लस 1,700 प्लस 5,000 प्लस 8,600 कितना आ रहा है बेटा? फर्नीचर के ऊपर चेक. फर्नीचर के ऊपर 30,000 इंटू 10%. इज इट 30,000? कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 14,000. यूपीएस 1,700 एंड 5,000. ये आ गया 1,700 एंड 5,000. देन 8,600. यस. अच्छा. Being books annual publication other than annual publications put to use for more than 180 days. Is it 5,200? टोटल कितना हो रहा है बेटा? ये आया 34,500. 34,500 प्लस 30,000. Is it 64,500? Yes, that's it. आ जाओ बेटा कॉन्सेप्ट पे वापस. तो जब भी पढ़ो क्या क्या चीज साथ में पढ़ोगे? डेप्रीसिएशन, रेट, एडिशनल डेप्रीसिएशन एंड डब्ल्यूडीवी. ये चार चीजों को एक साथ पढ़ो. चलो आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं. सपोज कीजिए मैंने कोई एसेट बेचा. ध्यान से सुनिए. मैंने एक एसेट एक्वायर किया था 5 लाख रुपीज में. इस एसेट को मैंने सेल किया 50,000 में. मैं डब्ल्यूडीवी में से क्या माइनस करूंगा? 5 लाख या 50,000? 5 लाख या 50,000? क्या लगता है आपको? 5 लाख या 50,000? जल्दी बोलो. वापस से क्वेश्चन सुनो. मैंने एक नया एसेट परचेज किया 5 लाख रुपए का. इस एसेट को मैंने सेल किया. अब जब भी मैं कोई एसेट सेल करता हूं तो डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करते वक्त माइनस करना पड़ता है. मैं 5 लाख माइनस करूंगा, 5,000 या 50,000 जो भी सेल वैल्यू है वो माइनस करूंगा या डिफरेंस माइनस करूंगा? इज इट द सेल वैल्यू विच विल बी रिड्यूस्ड?
सेम चीज हेल्ड इन CIT वर्सेस केबल कॉर्पोरेशन, पेज नंबर 7. एक्चुअल सेल प्राइस शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम WDV एंड नॉट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, एंड नॉट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू. डन है साहब? चलिए सर, एक और चीज, एक डीम्ड बिल्डिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है. ये डीम्ड बिल्डिंग नाम का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये समझिए. सपोज मैंने प्रॉपर्टी क्या दी, टेनेंट को किराए पे दी, बराबर है. जिसको किराए पे दी उसने अपने हिसाब से कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किए बिल्डिंग में. जैसे सपोज कर लीजिए प्रीमाइसेस हमने लिया, प्रीमाइसेस के बाद हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया. यहां पे क्या करी, एक वॉल खड़ी कर दी हमारे यूज के हिसाब से. कैन आई क्लेम डेप्रिसिएशन बीइंग अ टेनेंट ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर आई इनकर्ड? मैं यहां पे कौन हूं, किराएदार. मेरे स्ट्रक्चर मेरे को जैसा चाहिए था, मैंने ओनर से बात कर ली, मैं जाते जाते आपका स्ट्रक्चर आप जैसा था वैसा करके दे दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैं आपको रेंट दे रहा हूं, प्लस आपका जैसा स्ट्रक्चर था मैं आपको करके दे रहा हूं. मैंने मेरे यूज के लिए यहां पे एक दीवार खड़ी कर दी बड़ी सी. अब आप मुझे सोच के बताइए, बीइंग अ टेनेंट क्या मैं उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? जनरल आंसर नो. पर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, उसको कंसिडर करते हुए मेरे को तो डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि नहीं? बिकॉज यहां पे सिर्फ ओनर को नहीं, बेनिफिशियल ओनर को भी बेनिफिट मिलता है. तो ये कंसेप्ट होता है डीम्ड बिल्डिंग का. ये कंसेप्ट होता है क्या बेटा, डीम्ड बिल्डिंग. पेज नंबर 7 पे देखिए, एक्सप्लेनेशन 1, डीम्ड बिल्डिंग. Where tenant incur capital expenditure on the building, then it will be treated as deemed building and depreciation is allowed to tenant as well. Depreciation is allowed to tenant as well. Clear है मालिक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर 8.8 पे आइए. डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट. डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट. अच्छा, आप ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट आपको जनरली एग्जाम में पूछते नहीं है. पावर जनरेटिंग यूनिट्स आपको नहीं पूछते. एक जमाना था जब बहुत पूछा जाता था, अब इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर हाँ कॉन्सेप्ट है तो आपको एप्लीकेबिलिटी में आ जाता है. देखिए, पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में तकलीफ क्यों है पहले ये समझ लीजिए. पावर जनरेशन का एक सेपरेट एक्ट है. अगर आप देखेंगे 3 एक्ट स्पेशल एक्ट्स में आते हैं, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, आप सभी जानते हैं ये. यस. अब इलेक्ट्रिसिटी का एक सेपरेट एक्ट है जो सेपरेट ट्रीटमेंट देता है, और इनकम टैक्स सेपरेट ट्रीटमेंट देता है. पूरे इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ WDV होता है. पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में टैंजिबल एसेट्स पे SLM का ऑप्शन दिया हुआ है, इंटेंजिबल्स पे नहीं. टैंजिबल एसेट्स पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन. ये ऑप्शन किसी भी पावर जनरेटिंग कंपनी को इन द फर्स्ट ईयर ही सिलेक्ट करना पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं होगा आज SLM कर लो, कल WDV कर लो, परसों कुछ और कर लो, नहीं. आप जिस टाइम पहली बार क्लेम करने जा रहे हैं आपको सिलेक्ट करना होगा SLM एंड WDV. तो टैंजिबल एसेट्स के ऊपर वो लोग क्या क्लेम कर सकते हैं, SLM और WDV. इनटैंजिबल्स ओनली WDV. ये पहले क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 2, मोस्टली पावर कंपनी क्या करती है, WDV, क्योंकि वो इस असेट पे वो, उस असेट पे वो खुद के कैलकुलेशन नहीं बढ़ाती. तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैक्सिमम वो लोग क्या करते हैं, WDV ही क्लेम करते हैं. बट इनकम टैक्स में आपके पास एक ऑप्शन है. पहला पॉइंट इस कॉन्सेप्ट में ये कहता है. तो सेक्शन 32(1) आपसे कहता है कि आपको SLM लिया जा सकता है या WDV भी लिया जा सकता है. जो भी लेना है ये ओनली इन द फर्स्ट ईयर में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा. बराबर है. सपोज कर लेते हैं कि आपने SLM बेसिस पे लिया. ये पॉइंट ध्यान से सुनिए. सपोज कर लेते हैं आपने SLM बेसिस सिलेक्ट किया. ये असेट आप जब भी सेल करेंगे 2 ही आउटकम हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट आया या तो लॉस आया. सो सेल ऑफ एन असेट ऑन विच SLM इज क्लेम्ड. सेल ऑफ एन असेट ऑन विच SLM इज क्लेम्ड. अब मान लीजिए अगर आपने ये जो असेट जिस पे SLM बेसिस पर डिप्रिसिएशन क्लेम किया, ये सेल किया, तो क्या होगा बेटा, ये जो आपने सेल किया और लॉस आया, इस लॉस को हम लॉस नहीं कह के एक नया नाम दे देते, टर्मिनल डिप्रिसिएशन. इसको क्या नाम दे देते, टर्मिनल डिप्रिसिएशन. इफ डेबिटेड टू P&L अलाउड एज डिडक्शन. इफ डेबिटेड टू P&L अलाउड एज डिडक्शन. सो मान लीजिए इफ सेल वैल्यू इज लेस देन WDV, मतलब देर इज अ लॉस ऑन सेल. लॉस ऑन सेल को क्या कहा जाता है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, एंड इट इज अलाउड एज डिडक्शन. सो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टर्मिनल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, कुछ करने की जरूरत नहीं है. इट इज अलाउड एज डिडक्शन, कुछ करने की जरूरत नहीं है. यस.
नेक्स्ट पॉइंट, सेल वैल्यू इज मोर देन डब्ल्यूडीवी, मतलब आपको क्या अराइज हुआ, प्रॉफिट अराइज हुआ। सेल वैल्यू इज मोर देन डब्ल्यूडीवी, आपको क्या अराइज हुआ, प्रॉफिट अराइज हुआ। यस, जितना डेप्रीसिएशन आपने क्लेम किया हुआ है उतना अमाउंट तक के पीजीबीपी में टैक्सेबल, ओवर एंड अबाउ जितना अमाउंट है कैपिटल गेन में टैक्सेबल। मतलब मान लीजिए अब तक आपने 3 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन क्लेम किया था, ये एसेट को आप प्रॉफिट में सेल कर देते, प्रॉफिट मतलब ओवर एंड अबाउ द डब्ल्यूडीवी वैल्यू, तो 3 लाख रुपए तक का अमाउंट पीजीबीपी में ही टैक्सेबल हो जाएगा इन द नेम ऑफ बैलेंसिंग चार्ज, इन द नेम ऑफ बैलेंसिंग चार्ज। सो अमाउंट ऑलरेडी अप टू द डेप्रीसिएशन क्लेम इज टैक्सेबल एज बैलेंसिंग चार्ज। कहां टैक्सेबल है, पीजीबीपी। बैलेंसिंग चार्ज के ऊपर जो भी अमाउंट बैलेंस सरप्लस दिख रहा है ये कौन से हेड में टैक्सेबल है, कैपिटल गेन, और वो भी बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि डेप्रीसिएबल एसेट ट्रांसफर करने पे हमेशा क्या आता है बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है मालिक? चलो रजिस्टर में भी अब मेरे साथ लिखो, पावर डेप्रीसिएशन ऑन पावर जनरेटिंग यूनिट, depreciation on power generating unit for tangible assets, they have a option SLM or WDV. For intangible assets WDV. If such assets is sold, there is a loss, there is a profit. If there is a loss, हम इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल डेप्रीसिएशन, allowed as deduction. If there is profit up to an amount of depreciation claimed, क्या माना जाएगा, पीजीबीपी, जो बचा हुआ सरप्लस है वो क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। Is this done? Is this done? चलो, सो आपके पास ये ऑप्शन है, हालांकि इसके ऊपर आपको जनरली कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो इसको लेकर के इतना चिंतित मत होइए। हमने डेप्रीसिएशन किया, एडिशनल डेप्रीसिएशन किया, डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट कर दिया। फोर्थ कंसेप्ट करने जा रहे हैं, डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन, जो इंटर लेवल पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यस, डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ amalgamation, oblique demerger, oblique business reorganization. Step 1, calculate the depreciation as if no amalgamation has taken place. Step 2,
divide the total depreciation on the basis of number of days a set is used. स्टेप 1, आप जैसे डेप्रीसिएशन निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकालिए, कहीं कोई चेंज नहीं, और फिर इस डेप्रीसिएशन को डिवाइड कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट इज यूज्ड. डन. अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, जितने ओल्ड एसेट्स आपके पास है वो सारे के सारे फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर से काउंट किए जाएंगे, और जितने भी न्यू एसेट्स है इनको कहां से काउंट किया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. डन है मालिक? चलिए समझते हैं इसको भी. मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क, जिसको हम आज नहीं देखेंगे कल. आपके अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन देता हूं. ओके, एज ऑफ नाउ दिस कुड नॉट बी ओपन. आज एक काम कीजिए, घर जाकर के डेप्रीसिएशन वाले जितने क्वेश्चन हैं आप उसको आज सॉल्व कर लीजिए. आपकी रेगुलर बुक जो होगी उससे सारे डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. जितने आपके मॉड्यूल होंगे उससे डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. कल हम अमलगमेशन रिलेटेड डेप्रीसिएशन को आगे बढ़ाएंगे. कल 35 की सीरीज चालू होगी. कौन सी सीरीज चालू होगी? 35. सी यू टुमारो.